अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर रोज़ कोई ना कोई स्कैंडल जन्म लेता है, हादसात भी होते हैं, सानहात भी होते हैं। अव्वल तो किसी भी सानहे या स्कैंडल की फौरी तहकीकात नहीं होती। अगर किसी दबाव पर तहकीकात शुरू हो जाएँ तो वो मुकम्मल नहीं हो पाती। अगर मुकम्मल हो जाएँ तो वो कभी मंजर आम पर नहीं आती, और अगर मंजर आम पर आ भी जाएँ तो फिर उसके बाद वो काबिल कबूल किस हद तक होती हैं, ये भी बड़ा सवाल होता है। अगर वो तहकीकात किसी तरह अदालत तक पहुंच जाएं तो अदालत में साबित क्यों नहीं हो पाती, ये एक अलग सवाल होता है। अगर अदालत में साबित भी हो जाएं, सजाएं भी मिल जाएं, तो फिर भी लोग उस पर मुख्तलिफ इंटरप्रटेशन करते हैं और मामलात फिर भी यूँ लगता है कि सिर्फ इल्ज़ामात से महज इल्ज़ामात तक का ही सफ़र कर पाते हैं और इस सारे दौरान और कुछ भी नहीं होता। कहा तो ये जाता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और मुख्तलिफ तहें ऊपर जम जाती हैं। अब JITs 3 JITs के हवाले से काफ़ी गर्मा गर्मी हुई है और इस वीक में हमने देखा कि काफ़ी इस पर बात होती रही। जब अली जैदी साहब ने, जो कि वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर उज़ैर बलोच, सानिया बल्दिया और इसी तरह से एक और जो JIT रिपोर्ट थी उसको पब्लिक करने के हवाले से बात करते हुए कहा कि इसमें सीधा सीधा जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसकी तरफ इशारा उन्होंने किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीपल्स पार्टी जवाबन ये रिपोर्ट्स पब्लिक तो कर रही है, लेकिन क्या ये वही रिपोर्ट्स हैं जो कि वफाकी वज़ीर के पास थी, या इसको मनूवर कर दिया गया है? आखिर हर कोई इन रिपोर्ट से अपने अपने मतलब कैसे निकाल लेता है? आखिर इन तहकीकात की कितनी ऑथेंटिसिटी है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत को इन रिपोर्ट से कितना ख़तरा हो सकता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ख़ास तौर पर बात करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के हवाले से, जो कि कोरोना को तो शिकस्त दे चुके हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या अब वो हुकूमत को शिकस्त देने के लिए भी तैयार हैं या नहीं। आखिर अपोजिशन लीडर खुद को अपोजिशन लीडर के तौर पर साबित करते नज़र क्यों नहीं आ रहे? कहाँ हैं वो? क्यों हुकूमत के लिए उस तरह से ख़तरा नहीं बन रहे हैं? क्यों पीछे पीछे से हैं? और आखिर क्या अभी भी वो इमरान खान का मुतबादिल साबित हो सकते हैं या नहीं? इस हवाले से भी बात होगी। तो आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। कुछ जायज़ा लेंगे आखिर में। कश्मीर के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहते हुए पहले, जैसा कि मैंने कहा, अली जैदी साहब की गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया और उस पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, उन्होंने क्या कहा JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने से मुतालिक, वो भी ज़रा सुन लीजिए। सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये ऐलान करना चाहूंगा कि तीनों JITs सिंध हुकूमत पब्लिक करने जा रही है। पीर की रोज इंशाल्लाह होम डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे इन तमाम JITs की कॉपीज को अपलोड कर दिया जाएगा। मैं अली जैदी साहब को कैटेगोरिकली चैलेंज करना चाहूंगा इस वक्त कि इस पूरी JIT रिपोर्ट में कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जिक्र हो, आसिफ अली जरदारी साहब का जिक्र हो, मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र हो, तो आप बात कीजिए। कहीं पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कोई जिक्र नहीं है। गुफ्तगू का आगाज हिलाली साहब आपसे करते हुए पहले सबसे यही आपसे जानना चाह रही हूँ, आपको सर क्या लग रहा है कि जो इल्ज़ामात अली जैदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत पर आयद किए हैं, आपको उनमें कोई वजन दिखाई देता है, या आपको लगता है कि वाकई दो मुख्तलिफ JIT रिपोर्ट्स हो सकती हैं? हर कोई अपनी अपनी रिपोर्ट पढ़ा है, एक को सिर्फ पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ामात नजर आ रहे हैं, तो दूसरी कह रही है कि इसमें तो कोई नाम ही नहीं है JIT में पीपल्स पार्टी की क़यादत का। आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? समीना, 3 किस्म के रिपोर्ट्स होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बैठ के वो सबूत को कोलेट करता है और कोलेट करने के बाद अपने ऑब्जर्वेशन समेत वो अदालत को पेश करता है, अदालत को। दूसरा एक किस्म का रिपोर्ट होता है जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट होता है। इंक्वायरी रिपोर्ट जो होता है वो फाइंडिंग्स होते हैं या इंक्वायरी ऑफिसर के या इंक्वायरी बोर्ड के, और वो रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट और उनके ऑब्जर्वेशन से वो सबमिट होते हैं गवर्नमेंट को, नॉट टू द कोर्ट, गवर्नमेंट को। तीसरा जो होता है JIT बनाती तो है गवर्नमेंट, मगर वो रिपोर्ट और उसके ऑब्जर्वेशन सबमिट होते हैं कोर्ट को। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा रिपोर्ट
ये जैदी साहब ये तो जेआईटी की जिक्र कर रहे हैं ना, जी वहाब साहब, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। मैं पूछना चाहता हूं कि जैदी साहब कौन सा रिपोर्ट पढ़ रहे हैं? ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, जेआईटी है, क्या है? ये मेरे ख्याल में जेआईटी रिपोर्ट की बात हो रही है दोनों तरफ से, पूछना चाहिए। दोनों तरफ से जेआईटी रिपोर्ट की बात हो रही है ज़फ़र लाली साहब। अच्छा, अगर दोनों तरफ से जेआईटी की रिपोर्ट है तो मैं आपको बता दूं कि एक तो जेआईटी रिपोर्ट मेरे पास है, अब वो 16 फरवरी को छपा था। अब क्या वही रिपोर्ट है 16 फरवरी 2016 आई थिंक? बहरहाल मैंने उसको गौर से इतना इसलिए नहीं पढ़ा कि इट वाज नॉट रेलेवेंट, इसलिए कि एक रिपोर्ट है जो शुरू होता है कि उज़ैर बलोच, मैं अंग्रेजी में बताता हूं, उज़ैर बलोच वाज एप्रीहेंडेड बाय रेंजर्स ऑन द पाकिस्तान बॉर्डर। अरे, उज़ैर बलोच was not apprehended by rangers, he was apprehended by the दुबई पुलिस। Exactly. उसको तो दुबई पुलिस ने पकड़ा था और दुबई पुलिस ने स्टेटमेंट दिया था और दुबई पुलिस ने उसको जेल में रखा था। तो ये किस किस्म के रिपोर्ट्स हैं? मुझे आई एम टोटली कंफ्यूज। मगर यानी आपको लगता है कि इसमें ऑथेंटिसिटी एक क्वेश्चन हो सकती है इसमें? काश के मैं हाँ या ना कह सकता था, मुझे वो भी कंफ्यूजन है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगा आपको कि उज़ैर बलोच ने 164 सेक्शन 1 के एक स्टेटमेंट दिया था ऑन ओथ बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, जो अखबारों में छपा था, जिसका एक अखबार में जो छपा था वो है, उसमें वो कहा था बहुत सारी चीजें पीपीपी के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, अपनी फरियाद के खिलाफ। मैं जानना चाहता हूं कि वो स्टेटमेंट गिवन ऑन ओथ जज के सामने वो क्या हुआ? उसमें 2016 की वो स्टेटमेंट थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए हिलाल साहब, इमरान साहब का भी व्यू पॉइंट लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, आपके वैलिड क्वेश्चन है इस हवाले से। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, ये इल्जामात ही लगते रहेंगे या आपको लगता है कि कोई रियल थ्रेट बन सकती हैं ये जेआईटी रिपोर्ट्स खुद पीपल्स पार्टी के लिए? क्योंकि जाहिर सी बात है, जो इल्जामात जैदी साहब बता रहे हैं वो तो सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि जी फरियाल तालपुर के कहने पे ये हुआ, तो पीपी क़यादत के कहने पर ये हुआ, उज़ैर बलोच ने इतने कत्लों का एतराफ़ भी किया, भत्ताखोरी, ये वो जो भी वो बेअमनी में मुलविस रहा है। तो कितना डेंजरस है ये पीपल्स पार्टी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं इस पे बात करने से पहले आपसे एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये जो इस तरह के मुजरिम होते हैं ना, कत्ल में, डकैती में, इन वारदातों में मुलव्वस, उनके खिलाफ कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, मैं अमेरिका की आपको मिसाल दूंगा कि वहाँ पे जो एक माफिया हेड था अल कैपून, जब उसको भी सजा देनी थी, जब उसको अदालत में पेश किया गया था, तो जितने गवाह मौजूद थे वो हर एक का नाम लेके कहता था अच्छा तुम वो, अच्छा तुम वो। तो फिर हुआ क्या? उसको कत्ल, डकैती या उसमें किसी में सजा नहीं थी हुई, उसको टैक्स की केस में सजा हुई थी। सही कह रहे हैं। अब आ जाते हैं वापस उज़ैर बलोच। आपने जो बात की, मैं उसको सेकंड करते हो, आप तो चूंकि क्राइम रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ों को आप खुद क्लोजली देखते हैं। मैं खुद यही आपसे पूछने वाली थी कि बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है कि इवन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स मार दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि वो अंडर प्रेशर होते हैं, तो फिर ऐसी रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी पे तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ जाता है। अब जेआईटी इसी वजह से बनाई गई थी, सुन लें। जेआईटी बनाने का मकसद क्या था इस केस में? नहीं, वैसे ही जेआईटी से मुराद ये है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जेआईटी जो टीम एक बनती है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की, उसमें आईएसआई का नुमाइंदा शामिल होता है, उसमें एमआई का नुमाइंदा शामिल होता है, उसमें आईबी का नुमाइंदा शामिल होता है, बाज़ केसेस में एफआईए का नुमाइंदा शामिल होता है, पुलिस का नुमाइंदा, मिलिट्री इंटेलिजेंस का वो यानी कि वो एक ऐसी टीम बनाई जाती है कि जिसमें सब लोग शामिल हो। अब अगर उस रिपोर्ट में भी कोई तब्दीली करा ले तो फिर या तो आपको उसे सलूट करना चाहिए कि भाई तो आफरीन है, तुम्हारी अजमत को सलाम है कि तुम इतने मजबूत हो कि तुमने तमाम इदारों की टीम को या खरीद लिया, बनाने की कोशिश की जा रही है, या खरीद लिया या डरा लिया। दूसरी बात ये है कि ये जो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हिलाली साहब कह रहे थे ना कि मैं कंफ्यूज हूँ, हिलाली साहब तो शायद मजाकन कह रहे थे, लेकिन अली जैदी साहब वाकई कंफ्यूज है। हाँ जी, उसकी वजह मेरा ख्याल है कहना वो 164 के बयान को कह रहे हैं, लेकिन नाम वो जेआईटी का ले रहे हैं। उन्हें ये फर्क ही नहीं पता
कि बयान 164 का जो बयान है कानूनी हैसियत उसकी होती है। बिल्कुल ठीक। किसी भी रिपोर्ट की, ख्वाह वो जेआईटी हो या पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, अदालत में जाके अदालत के सामने अगर मुलजिम ये कह दे कि मुझे तो जी इन्होंने मार मार के मेरे से ये बयान ले लिया, तो अदालत उसको रद्द कर देती है। लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है 164 का, वो असल में वो कानूनी हैसियत का होता है। मैं ये समझता हूँ कि ये शायद कंफ्यूज्ड है। दूसरी बात अब आ जाती है, तो फिर एक सेकंड, मेरा सवाल इसी से रिलेटेड है। तो इस तरह भी हो सकता है कि वो बयान 64 पढ़ रहे हैं और वो जेआईटी में कह रहे हैं कि जी मुझे नाम दिखा दो, तो दोनों अपनी अपनी जगह सच्चे हैं ऐसे। लेकिन मेरा यहाँ पे जो सवाल है ना, वो पीपल्स पार्टी से है। मेरा बड़ा मासूमाना से सवाल है, बल्कि सवालात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये उज़ैर बलोच सब हैं कौन? ये पीपल्स अमन कमेटी क्या थी? जब जुल्फकार मिर्जा साहब और आसिफ अली जरदारी साहब यक जान दो कालिब होते थे, यक कालिब दो जान, या जो भी आप उनको कह दें, हम प्याला हम नवाला, उस वक्त वो किसको कहते थे कि ये मेरे बच्चे हैं? नबील गबोल साहब पीपल्स पार्टी का झंडा उठाए, किन लोगों को कहते थे कि ये मेरे बेटे हैं? बात ये है, आज वो लाताल्लुक हो गए। पीपल्स अमन कमेटी के बारे में कहा यह जाता था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अस्करी विंग है। कराची में जब MQM का अस्करी विंग था, जब दूसरे लोगों के थे, जब वहाँ कई लोग थे, तो फिर पीपल्स पार्टी को भी ये जरूरत पेश आई, उन्होंने भी पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक मुकाबले के लिए बना लिया और उन्होंने उसके एमा पे काम भी किया। अब बात ये है कि उज़ैर बलोच साहब उसी पीपल्स अमन कमेटी के थे। आप मुझे ये बताएं कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने 20 लाख रुपए हेड मनी था उज़ैर बलोच पे, वो मैंने या हिलाली साहब ने माफ नहीं था किया, वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने माफ किया था। अब मुझे अगर ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी का उनसे कोई ताल्लुक नहीं था तो 20 लाख रुपए का बिल्कुल ठीक है। चलें हिलाली साहब को भी शामिल करते हैं। हिलाली साहब, आप तो कराची में जाहिर है रहते रहे हैं, लियारी में शायद आपका उस तरह से गुजर ना भी होता हो, लेकिन जाहिर है हालात शहर के पता चलते ही हैं। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के लिए इतना ही आसान है कि आज वो खुद को उज़ैर बलोच से बिल्कुल लाताल्लुक साबित कर दे कि जी हमें क्या भी ठीक है, जो भी है वो करता होगा अपने एमा पर, हमारा कोई लेना देना नहीं? इज इट सो सिंपल कि वो इतना उसको अपने से दूर साबित कर दे? हाँ, वो समझते हैं कि इतना सिंपल है। जाहिर है लोग ऐसे सिंपली तो ऐसी बात नहीं मानेंगे, मगर इन किस्म के रिलेशनशिप्स में जिधर आप एक आदमी को रखते हैं एज अ हैचेट मैन, जिससे आप लोगों को मर्डर करवाते हैं और जिससे लोगों से काम करवाते हैं, वो एक हिडन अंडरस्टैंडिंग, एक अंडरलाइंग अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि बच्चों अगर तुम पकड़े जाओगे, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें मदद करने के लिए, मगर अगर नहीं हुआ तो फिर हम तो कहेंगे कि तुम्हें तो हम जानते ही नहीं है, वी डोंट नो यू, हमें तो ये एक हिडन अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए इतने पैसे के लिए मर्डर्स होते हैं, ये होते हैं। इट्स अ वेरी डर्टी वर्ल्ड, इट्स एन अंडरवर्ल्ड। इतनी भी हिडन इसलिए नहीं हो शायद हिलाली साहब, अभी हम ये पिक्चर्स भी चला रहे हैं, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो उज़ैर बलोच साहब हैं वो हमेशा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप है, जो उस वक्त के इनके सेटिंग चीफ मिनिस्टर रहे कायम अली शाह, उनसे भी मुलाकातें रहीं, शर्मिला फारूकी साहिबा के साथ भी उनकी पिक्चर्स हैं, फरियाल तालपुर साहिबा के साथ भी हैं। तो ऐसे तो नहीं कोई भी, मैं क्यों नहीं जाके किसी भी टॉप लीडरशिप से मिल लेती? हम तो मिल भी सकते हैं सहाफ़ी होने के नाते, लेकिन जाहिर है इनकी कोई अप्रोच है तो कोई वजह तो है ना इसके पीछे। भाई दे आर वेरी ग्रेटफुल, ये लोग तो बड़े ग्रेटफुल हैं कि ये आदमी सब चीज़ अपने सर पे ले रहा है। लोगों को पता है कि हम नहीं उसको नहीं चाहते हैं, मगर ये जाके हमारे लिए उसको कत्ल कर रहा है, ये जाके हमारे लिए उसका हाथ काट रहा है, जो भी कर रहा है, तो ये खुद अपने सर पे ये सब ले रहा है हमारे लिए। तो लिहाजा जब वो चाहता है कि थोड़ी सी पेट्रनेज विजिबल हो, नजर आए, तो हमें को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये इस किस्म की ये है। जी बिल्कुल ठीक है। लास्टली इमरान साहब, आपको लग रहा है कि कोई फौरी तौर पर पीपल्स पार्टी की साख को नुकसान पहुंच सकता है अगर ये पब्लिक कर देंगी, जैसे अली जैदी साहब कह रहे हैं कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये लोग? देखिए पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी, पीपल्स पार्टी जो JIT रिपोर्ट्स हैं वो अगर पब्लिश करेगी तो उसमें तो कुछ नहीं होगा। ठीक। दूसरी जो मैं जिस बात पे परेशान हूँ वो ये है कि मीडिया में इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, आज एक अखबार में भी छपी है
कि JIT की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें भी बाज़ जगहों पे तब्दीलियां, उन्होंने यहाँ तक मेंशन किया है कि JIT रिपोर्ट के सफ़ा 26 में SSP फारूक अवान और उस वक्त के CCPO कराची मोहम्मद वसीम को बचाने के लिए भी उसमें तब्दीली की गई है। अगर ये बात है तो मेरे लिए ये बड़ी परेशान कुन है कि क्या वो तमाम इदारे जिनके नुमाइंदे उस JIT में शामिल थे वो सब इतने कमजोर हो गए हैं? क्या वो सब इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने पुलिस के सामने या इस माफिया के सामने घुटने टेक दिए? सानिया, बल्दिया टाउन की भी JIT में ये कहा, बताया गया कि असर रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। मेरी बात सुने ना, बात ये है कि ये जो गुज़श्ता कुछ चंद रोज में ये खबरें छप रही हैं इस तरह की, तो ये आप देखें ना, ये बड़ी मेरे लिए तो बड़ी परेशान को। बिल्कुल ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस पे सिंध गवर्नमेंट को और वफाकी गवर्नमेंट को, दोनों को, और फिर ख़ास तौर पे हमारी अदालतों को इस पे पूरी तरह से स्टैंड लेना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। ठीक है जनाब, चलें जी, इसी पॉइंट पे नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं। देखते हैं कि सुबह रिपोर्ट सामने आएंगी तो इसमें से क्या निकलता है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेंगी या फिर वाकई दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्या उनके मकासद हैं। एक ब्रेक के बाद आमतौर पर अपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, यानी अपोजिशन लीडर एक तरह से प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होते हैं। लेकिन हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा हमें सख्त गिर और मौक़िफ़ अपनाते हुए दिखाई नहीं देते। कोरोना के मामले पर पहले तो वो काफ़ी अर्सा बाहर ही रह के आए हैं, जब बाहर से आए भी हैं तो कोरोना की वजह से वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहे, फिर अब कोरोना को तो उन्होंने शिकस्त दे दी है। लेकिन क्या वाकई हम उम्मीद रखें कि अब कोई वो एग्रेसिव किस्म के पॉलिटिशियन हमें नज़र आएंगे? क्योंकि हमने मुख्तलिफ APCs के मामले में भी देखा है कि या तो बिलावल काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं या फिर मौलाना साहब बहुत मुतहरिक हो जाते हैं, लेकिन उस तरह से इन चीज़ों का इन्हेकाद जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को करना चाहिए वो नहीं दिखता। ये कोई सेटलमेंट का नतीजा है या फिर इसकी वजह कुछ और है, उनका बुनियादी मिजाज ही ऐसा है? ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जबकि हम देख रहे हैं कि एक तारीख साज दिन है, यानी 5 जुलाई, और इस दिन आपको याद होगा कि मार्शल लॉ नाफिज हुआ था मुल्क में, तो उसके बाद इतने सालों बाद भी आज भी क्या हम मुकम्मल तौर पर मार्शल लॉ को खुदाफिज कह चुके हैं? और आज भी क्या प्राइम मिनिस्टर के जाने से जमहूरियत जाने का ख़तरा है? ये बातें क्यों हैं? क्या इनका मुतबादिल शहबाज शरीफ साहब नहीं हो सकते इमरान खान साहब का, अगर कोई -1 होता भी है तो जी इस सेगमेंट में काफ़ी कुछ करने के लिए इमरान साहब, शहबाज शरीफ साहब तो माशाल्लाह ठीक हो गए, लेकिन आपको लग रहा है कि अब तगड़े हो के उसी तरह से वो तगड़ी ऑपोजिशन भी करेंगे या बस वही मफामत और बस वो होम्योपैथिक से स्टेटमेंट सुन के आ जाएंगे? देखिए जी, पहले तो सबसे मैं शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा कि अल्लाह ने उन्हें सेहत दी है, एक दफ़ा फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों की तरह कोरोना से भी लड़ के सेहतयाब हो गए हैं। दूसरा बात आते हैं सियासत पे। मैं समझता हूँ मौजूदा जो हालात है सियासी, अपोजिशन को हुकूमत की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है और शहबाज शरीफ साहब को एक्टिव होना पड़ेगा। वो दो तरह से एक्टिव हो सकते हैं, एक तो ये एक्टिव हो जाएं कि सड़कों की सियासत शुरू कर दें, अवाम को साथ लगाएं और एहतजाज शुरू कर दें और हुकूमत के खिलाफ महाज संभालें। वो तो उनका मिजाज ही सुन ले। दूसरा नहीं मिजाज उनका बड़ा भूल गए, मीनारे पाकिस्तान पे जब बैठ गए थे लोड शेडिंग के खिलाफ। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि वो इस तरह के अपोजिशन की सियासत करें कि वो पार्लिमान में असेंबली के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करें। अब जरा शहबाज शरीफ साहब क्या करेंगे, इस पे दो चीजें बड़ी अहम है, ये समझ लें। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की एक ट्रक की ऐसी बत्ती है, अच्छा हाँ जी, जो नवाज शरीफ ने जिधर अपने वोटर सपोर्टर को लगाना हो वो शहबाज शरीफ साहब को ट्रक की बत्ती के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये उधर फिर अपने पीछे अपने वोटर सपोर्टर को लगा लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब वो रोल ही करेंगे जो उनको ताकतवर हल्के कहेंगे। अच्छा, उनकी उस कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत अच्छी है। जिस तरह आपने कहा था ना कि जी अपोजिशन लीडर को, लेकिन ये तो दो मुख्तलिफ बातें नहीं हो गई। नहीं, वो करेंगे जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे या वो कहेंगे जो ताकतवर हल्के कहेंगे? दोनों वही कहेंगे, मिलजुल के सारा अच्छा। कुछ होगा। हाँ जी, अब मैं आपको बता दूं ये बात, और अभी तक आप देख लें ना 2 साल से क्या हो रहा है, यही कुछ हो रहा है। शहबाज शरीफ जो है उन हलकों की, असल में तो शहबाज शरीफ पुल का किरदार भी अदा करते ना अपने भाई में और उन हलकों में। इसलिए शहबाज शरीफ मैं समझता हूँ कि अब भी ये कोशिश करेंगे कि वो
प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का किरदार अदा करें और जहां जरूरत हो उसी के मुताबिक जितनी जरूरत हो उतना वो अपना रोल अदा करते हैं। ठीक हो गया। एक हिलाली साहब सर्वे भी आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जी अगर पाकिस्तान के मसाइल हल करने के हवाले से बात हो रही कि कौन कर सकता है, तो 27 to 28% लोग शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं, 22% जो है वो इमरान खान साहब का नाम लेते हैं, जबकि 5% लोगों ने सिर्फ बिलावल का नाम लिया है। तो इस हवाले से तो लोगों का बड़ा एतमाद है शहबाज शरीफ साहब पर, लेकिन आपको लगता है कि वो लोगों की तरफ देखने के बजाय कहीं और देख रहे हैं कि वहां से कुछ उन्हें इशारा मिलेगा तो फिर शायद वो कुछ हमें एक्टिव नजर आए? हाँ, ये हो सकता है और बिल्कुल उनको देखने भी चाहिए, इसलिए कि कुछ लोगों का अभी तक सोच है कि जिन स्टेक होल्डर्स में के साथ उनका राब्ता बहुत अच्छा होना चाहिए वो राब्ता इतना अच्छा नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जितने शरीफ से, नवाज शरीफ का तो खैर है ही नहीं और वो आ ही नहीं सकता, मरियम शरीफ भी इज़ आउट ऑफ द रनिंग। अब शहबाज शरीफ को वो शायद सोचते होंगे कि यार इनमें और उनमें फ़र्क क्या है तो सही थोड़ा सा फ़र्क, मगर इट्स वन एंड द सेम, माने ये आ जाएं तो वो आ जाएं। तो बेहतर ये नहीं होगा कि अगर खाकान अब्बासी को PMLN का लीडर समझे, वो जो है ही इज़ स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ वो ज़्यादातर उनकी अच्छी ताल्लुकात है। मगर समीना, बात असल ये है कि इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ है। इस वक्त शहबाज शरीफ का एक प्लान है और वो प्लान सिंपल प्लान है। वो प्लान ये है कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो और सब पार्टीज से मिलके गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो और इतना प्रेशर डालो कि 2021 में जनरल इलेक्शंस हों। अच्छा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सुना होगा कि जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं उन्होंने तो कह दिया है कि ये करंट असेंबलीज जो हैं ये बेकार हैं और ये कोई प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकते, ये तो बल्कि प्रॉब्लम्स को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रिसिटी का हालत देखो, आटा चीनी ये वो, तो ये गवर्नमेंट फेल हो गई है, लिहाजा जाहिर है हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपको लग रहा है जनरल इलेक्शंस के लिए है? लिहाजा एक APC बुलाएं और वो जो होगा मैक्सिमम प्रेशर डालाएगा गवर्नमेंट को। जब वो समन होगा सब लोग मिलके ये प्रेशर करेंगे। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इस गवर्नमेंट से जाके वो उनके भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। वो क्या है प्रॉब्लम्स? दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ये फायदा नहीं है एक गवर्नमेंट निकालो दूसरा गवर्नमेंट लाओ, अगर भी आप कामयाब हो जाएं, व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स? भाई मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, जब इनफॉर्मल इकोनॉमी एक मुल्क का 60 और 70% है, आप मुझे बताएं टैक्स लॉस नहीं होगा? आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। 70% तो टैक्सेस आप नहीं कलेक्ट सकते, मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, 2 नंबरी हो रहा है, और फिर इलीगली चीजें बाहर जा रहे हैं। अफगान ट्रेड पे सोचिए कितना हमारा टैरिफ्स और टैक्सेस कितना वेस्ट हो रहे हैं, इसलिए कि वो सब एक किस्म का स्मगलिंग हो रहा है। और समीना, बैंक्स कहते हैं हम आपको फाइनेंसिंग नहीं देते, इसलिए बैंक के पास कोई डॉक्यूमेंट्री चीज है ही नहीं। तो ये होता है कि जो लोग अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में बैंक्स उनको आपको पैसे नहीं देते हैं, तो आप सूद वालों के पास जाते हैं, वो बड़े चढ़ा के सूद देते हैं आपको। तो आपको लगता है कि ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगली गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती आके एड्रेस? यस, बट देन ये तो शुरुआत है। अब आगे बढ़े। माफियाज, सीमेंट का माफिया 500 का बैग है, 500 का एक सीमेंट बैग बिक रहा है जो 300 पे जाना चाहिए, 80 रुपया पे शुगर बिक रहा है जो 60 पे जाना चाहिए। आप मुझे बताएं, ये जो गाड़ियां हम खरीदें दे आर जंक। जितने पैसे हम दे रहे हैं एक टोयोटा ग्लैंडी पे, वो एक BMW मिलेगा। इमरान साहब मुझे ये बताएं कि पहले भी तो यही सारा कुछ था, लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ तो मुल्क चल रहा था, या लोग कहते थे कि चलें जी आपकी इकॉनमी कुछ ना कुछ तो रन कर रही है। लेकिन अब ज्यादा तनकीद की जद में अगर ये गवर्नमेंट है तो उसकी वजह एकदम से ये सब चीजें इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो गई ना? ये इसलिए गवर्नमेंट इसलिए तनकीद की जद में है कि हिलाली साहब ने जितनी बातें की हैं, जितने माफियाज का जिक्र किया, जितने कार्टल्स का जिक्र किया, ये सब वो बातें हैं जो 2013 से लेके
2013 से लेके 2018 तक हमारे मौजूदा वजीर आजम इमरान खान साहब यही बातें तो कहते थे कि मैं इनको खत्म करूंगा, मैं इनको खत्म कर दूंगा, मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, मैं इनको चलने नहीं दूंगा। तो आपने क्या किया? 2 साल हो गए आपको, वो सारी चीजें उसी तरह से लोग इसलिए देखते हैं। अब मैं वापस आता हूँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ, जो मुस्लिम लीग नून है, उसमें मैं क्यों समझता हूँ कि शाहिद हकान अब्बासी या दूसरे लोग जो हैं वो नहीं, बिलाखिर शहबाज शरीफ को ही करना पड़ेगा। वो इसलिए कि वोट बैंक है नवाज शरीफ का, शरीफ फैमिली का। हमारे यहाँ इस खित्ते में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस पूरे खित्ते में आपको शख्सियत की बिना पे वोट पड़ते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमजा शहबाज ऐसे जेल काट रहे हैं? हमजा शहबाज जो हैं 1 साल से ज्यादा उन्हें हो गया है। ये आप देखेंगे कि शहबाज शरीफ इस तरह का मामला बनाएंगे कि मरकज में अपना वो किरदार अदा करें और पंजाब में हमजा शहबाज अगर वो इतनी सेटिंग करके चलेंगे तो आपके ख्याल से अवाम में मकबूल होंगे या गैर मकबूल होंगे? अभी तक वो सेटिंग के साथ चल रहे हैं। तो आपने खुद ही जिस सर्वे का जिक्र किया, परसों भी मैंने जिक्र किया उसमें शहबाज शरीफ से ज्यादा वैसे इमरान खान का कमाल है। सुने, उसमें नहीं, उसमें इनका मकबूलियत बढ़ रही है ना। नहीं, इनकी तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें इस वजह से नहीं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए इनकी मकबूलियत बढ़ी है। वो उसकी वजह ये गवर्नमेंट नहीं परफॉर्म कर रही, तो लोग अल्टीमेटली फिर देखते हैं कि उनसे वो बेहतर है। आपको अभी भी ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट अभी अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर सकती सर? 3 इयर्स अभी उनके पास है। हम कैसे स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें? 3 इयर्स 2 साल में नहीं करें, कर सके वो आगे नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं तो ये स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगी। शरीफ ने क्या किया? शरीफ ने क्या किया जब वो हुकूमत में थे? ये प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ नहीं किया। आप यकीन कर सकते हैं कि इस मुल्क में 70 साल के बाद कोई मॉर्गेज सेक्टर है ही नहीं। आप मुझे बताएं, कंस्ट्रक्शन आप एम्फसिस कर रहे हैं और मॉर्गेज का सेक्टर, मॉर्गेज का सिस्टम है ही नहीं इस मुल्क में। क्यों? इसलिए नहीं है कि वो लोग, आप जाके किसी को मॉर्गेज जो आदमी पे नहीं करता है उसको घर से निकालें, 10 साल तक आप उसको घर से नहीं निकाल सकते, स्टे पे स्टे वो ले जाएगा, तो बैंक्स पैसे नहीं देंगे। कि अब मैं इमरान खान को ये पूछना चाहता हूं, वंडरफुल कि आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ा करना चाहते हैं, मगर बच्चों कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बड़ा करने के लिए मॉर्गेज देने पड़ते हैं। लोग पैदा नहीं होते घर समेत, लोग कमा के घर बनाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, मगर अगर वो बैंक उनको लोन चले सर, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। अगर आप वापस ना करें, प्रॉब्लम्स तो हम हर रोज ही डिस्कस करते हैं। लाली साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और आगे भी हम डिस्कस करते ही रहेंगे, लेकिन अगेन वही बात है, हमें तरफ भी जाना है। ब्रेक से पहले आखिरी शॉर्ट सा सवाल इमरान साहब, जमानत खत्म, कोरोना भी खत्म, अब क्या गिरफ्तारी? क्योंकि परसों जमानत खत्म हो रही है शहबाज शरीफ साहब की। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो गिरफ्तार होंगे, अभी उनकी जमानत में एक्सटेंड हो जाएगी। एक्सटेंड भी तो ठीक है, चले जी, इसी पॉइंट पर नाज़रीन ब्रेक लेते हैं। वापस आएंगे तो बात करेंगे एक बहुत ही अहम मामले की, यानी कश्मीर इशू की, और ख़ास तौर पर पिछले वीक में हमने देखा है कि एकदम से दोबारा ये मसला कश्मीर बड़ा उजागर हुआ है एक तस्वीर की वजह से। बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पिछले दिनों एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आप सबकी नज़रों से गुजरी, सोशल मीडिया पर हमने देखा, मीडिया पर भी देखा, और बहुत ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रहा। ये कश्मीर की एक जगह की आप तस्वीर है जो अभी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पर एक मासूम 3 साला बच्चे के सामने उसके नाना को गोलियां मार दी गई, शहीद कर दिया गया, और उसके बाद वो उनकी लाश पर बैठा हुआ था। और फिर जो उस वक्त के मनाज़र हैं वो आपने देखे कि किस तरह से बाद में उसको कोई ऐसे ही फेक सी वीडियो बनाकर उन्होंने कंपनसेट करने की कोशिश की भारतीय फौजियों ने, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। असल जो चीज़ थी वो कैमरा कैप्चर कर चुका था। बात ये कि ऐसी तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन इनका अब हल क्या होगा? क्या ऐसे ही तस्वीरों पर सब इजहार करके इस बात को ख़त्म कर देंगे या इस पर कुछ होगा भी? हिलाल साहब, इस मामले को अब तकरीबन 1 साल होने वाला है, जो 5 अगस्त का वाक़या पेश आया था। उस वक्त से लॉकडाउन भी है, उस वक्त से वैसे तो बहुत अरसे से ही ज़ाहिर है रियासती दहशतगर्दी हो रही है कश्मीर में, लेकिन अब ख़ास तौर पर 1 साल से तो बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन है। तो सर, आपको क्या लग रहा है, इस गवर्नमेंट ने अभी तक क्यों उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं लिया है? हम अभी तक सिर्फ ट्विटर पे बैठ के कंडेम ही कर रहे हैं। देखिए, अगर आप, ये गवर्नमेंट को मैं दाद देना चाहता हूँ कि कश्मीर पे और फॉरेन पॉलिसी जनरल पे इन्होंने काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू और आवाम की ख्याल और सोच। और मेरे ख्याल में कि कश्मीरियों के बारे को जितना इन्होंने मदद किया है UN में भी और फ़ोन कॉल्स में भी और मुलाकातों में भी, मेरे ख्याल में इनको दाद मिलना चाहिए। मगर अब
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कश्मीरी क्या चाहते हैं। कुछ हैं कश्मीरी जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, वो ये चाहते हैं कि वो एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल चाहते हैं। वो कहते हैं बुलाओ, एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाओ, गिलानी जो उधर है उसको लीडर बनाओ। अगर वो चाहते हैं, अगर कश्मीरी जो इंडियंस हैं, सॉरी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी हैं, अगर वो चाहते हैं जिलानी उस गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल का लीडर बने, तो आप उनको रिकग्नाइज करें और उनको एक जगह दें बैठने के लिए। वेरी गुड। दूसरी बात, हम क्यों नहीं भाई आरएसएस को डिक्लेयर करते हैं एज ए हिंदू टेरर ऑर्गेनाइजेशन? इट इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। मोदी तो है टेरर। हमारे पास कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, कितनी एविडेंस है। ये गुलभूषण बैठा हुआ है, इज लिविंग प्रूफ कि ये सब चीजें करते हैं। तो ये क्यों नहीं हम करते हैं? बिल्कुल सही। और उसके बाद मेरे ख्याल में एक और भी है, सॉफ्ट वो जो सॉफ्ट प्रोजेक्शन है, ड्रामा बनाए, वो जो वानी जो हीरो बिल्कुल ठीक है। हिलाल साहब मेरे पास बिल्कुल 1 मिनट है, मैं जरा इमरान साहब का भी कमेंट ले लूं और फिर उसके बाद इसको क्लोज भी करना है। इमरान साहब, आज आपका कॉलम भी है इस पर, बहुत ही दर्दनाक सारी सिचुएशन है कश्मीर की, आप क्या एक्सपेक्ट करें, कब तक ये चलेगा? बात यह है कि वक्त है नहीं। मैं समझता हूँ कि आलमी बरादरी जो है ना, उसकी बेबसी नहीं है इस मौजू पे। कश्मीर के मामले में आलमी बरादरी की बेहिसी है और आलमी बरादरी के ज़मीर को शायद इंडियन इकॉनमी ने ख़रीद लिया है। वो इतने बेबस है ना इंडिया के सामने कि बोल ही नहीं रहे। एक तस्वीर, जो ये तस्वीर थी नन्हे याद की, उसने पूरी कहानी बयान कर दी है। और ये एक नहीं है, आप देखें कि अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें 1999 से अब तक, तो कश्मीर मीडिया सेल के मुताबिक 95,623 लोगों को, कश्मीरियों को शहीद किया जा चुका है। ऐसे ही उसके अलावा 1,60,523 कश्मीरियों को, जिनका ताल्लुक ना किसी जमात से था ना किसी तंजीम से था, आम शहरियों को गिरफ्तार करके पता ही नहीं कहाँ ले गए। और अब मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कोविड-19 की वजह से भी बड़ा कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा है, सारे मामलात रुके, है ना। चले नाजरीन, इसी पॉइंट का प्रोग्राम समेटते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।